एवरीवन, आज की क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे जो एसिड्स और बेसिस के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो बेसिकली दिस इज चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ दी चैप्टर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी चैप्टर। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर ली हैं और अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूँ सो अरहेनियस एसिड, अरहेनियस बेसिस, इन सभी के बारे में हमने समझा था। आज की क्लास में हम रिएक्शंस देखेंगे, एसिड्स और बेसिस का रिएक्शन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स और बेसिस का रिएक्शन देखेंगे विद मेटल्स। ओके, सो रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग, ये आपकी एक एक्टिविटी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास का भी थोड़ा सा पोर्शन रिवाइज कर लेंगे, अब वो हम रिविजन कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ जस्ट अ सेकेंड सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए, हमने बात करी थी कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि H+ आयन्स रिलीज करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो कि H+ आयन्स को रिलीज करेंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, दे आर नोन एज एसिड्स। ठीक है, अब अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ ऑफ एसिड्स, तो यहाँ आप देख सकते हो HCl, मैंने आपको बताया था दैट HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड, सबको पता है, और H2SO4 भी एग्जाम्पल है एसिड का। सो एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में ही अपने H+ आयन्स को रिलीज करेंगे। सो ये क्या हो गए उनके H+ आयन्स। यहाँ पर H2SO4 की मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, बेसिसिटी टर्म के बारे में भी क्या होती है, 2 होती है। सो यानी कि 2H+ आयन्स को रिलीज कर सकता है H2SO4, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूँ, सो एक हाइड्रोजन का आयन प्लस एक क्लोराइड आयन, यहाँ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में 2H+ आयन्स और 1SO4 2 नेगेटिव यानी कि सल्फेट आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीज़ें आपने लास्ट क्लास में नोट कर ली थी, नहीं करी तो आप अब कर सकते हो। ठीक है, बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो NaOH एंड कैल्शियम CaOH होल्ड वाइज, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम को, और अगर मैं बात करूँ Ca की, सो Ca इज रिप्रेजेंटिंग कैल्शियम। ठीक है, और OH तो हमेशा हाइड्रोक्साइड को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर मैं इनकी एक्वस सॉल्यूशन की, अगर एक्वस स्टेट की बात, जस्ट अ सेकेंड, एक्वस स्टेट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी आप एक्वस डाल सकते हो। ठीक है, इनकी एक्वस स्टेट में क्या होगा, ये H+ आयन्स नहीं बल्कि OH- आयन्स रिलीज करेंगे बिकॉज दे आर बेसिस। ठीक है, रिलीज OH- आयन्स। ठीक है, सो Na+ और Ca2+, ये क्या हो गया, ये है इनके मेटल्स। ठीक है, क्या है, मेटल्स है बेसिकली, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस, और ये हैं हमारे OH- आयन्स जो रिलीज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में एंड दे इंडिकेट दैट दिस इज अ बेस। ठीक है, सो ये थे हमारी लास्ट क्लास के रिवीजन। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी की। ठीक है, अब हम एक्टिविटी पे चलते हैं। ओके, सो इस एक्टिविटी में बेसिकली हमें देखना है एसिड्स का मेटल के साथ रिएक्शन कैसा होता है। ओके, सो अब हम NCERT से एक्टिविटी ले लेते हैं अपनी जिंक ग्रैन्यूल्स वाली। ये देखिए, एसिड्स का हमें रिएक्शन देखना है मेटल्स के साथ, और यहीं पर जो जिंक का आपको एग्जांपल दे रखा है, सो आप सभी को पता होना चाहिए, जो जिंक ग्रैन्यूल्स ली थी ना हमने, जिंक ग्रैन्यूल्स, और जिंक इज अ मेटल। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ये काफ़ी बेसिक सा पॉइंट है दैट जिंक इज अ मेटल। ठीक है, सो अब क्या करना है आपको एक्टिविटी में, देखिए। ओके, सो दिस इज़ योर एक्टिविटी। अब यहाँ पर आपको टीचर की असिस्टेंस चाहिए, अकेले में नहीं करना है। ठीक है, सो अपैरेटस आपको इस तरीके का सेटअप करना है जो आपको यहाँ दिखा रखा है डायग्राम में। ठीक है, बेसिकली दिस इज़ अ स्टैंड। ओके, दिस इज़ अ स्टैंड, और अगर मैं बात करूँ, ये है एक टेस्ट ट्यूब की। ठीक है, सो टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डालने हैं, यहाँ से आप रीड कर सकते हो। टेक अबाउट 5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है। सो ये आप देख सकते हो डाइल्यूट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, डाइल्यूट जो है दे आर लेस हार्मफुल, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सपोज्ड बात है कि डाइल्यूट एसिड्स का मतलब आपको पता है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में फर्स्ट पार्ट में, राइट। सो देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसके अंदर कुछ पीसेस डालने हैं जिंक ग्रैन्यूल्स के। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स? अब आप देख सकते हो जिंक ग्रैन्यूल की सरफेस पे अब जब आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ बबल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है? कुछ बबल्स है। सो पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू दी सॉफ्ट सॉल्यूशन। सो ये क्या है? देखो आपने क्या किया है, जिंक ग्रैन्यूल्स हैं और वो किसके सॉल्यूशन में है? आपके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में है। और आप देख सकते हो कि जिंक की सरफेस पे बबल्स रिलीज हुए हैं एंड वो कौन सी गैस के हैं वो हमें बाद में पता लगेगा, ठीक है। कौन सी गैस है अभी हम उसको टेस्ट करके पता चलाएंगे कि भाई कौन सी गैस है, अभी पता करेंगे हम, ठीक है। सो अब क्या है, अब ये जो बबल्स की फॉर्मेशन हुई है, क्लियर हो रहा है सभी को? ये जो बबल्स की फॉर्मेशन हुई है जिंक ग्रैन्यूल की सरफेस पे, अब उसको एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास कराओगे। जब डिलीवरी ट्यूब क्या होती है, टेस्ट ट्यूब से इस तरीके से डिलीवर करेगी किसी और बीकर में। सो उसमें क्या करना है, सॉफ्ट सॉल्यूशन लेना है और यहाँ पर हमारी वो गैस हो जाएगी। गैस के साथ साथ आपको ये लेनी है कैंडल, बर्निंग कैंडल बेसिकली, ठीक है। सो बर्निंग कैंडल के साथ साथ आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है। इसको हम फ्लेम टेस्ट भी कह देते हैं। गैस क्या है? पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है। और जब कोई चीज़ पॉप साउंड के साथ बर्न होती है वो मार्क करती है द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इकलौती ऐसी गैस है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। सो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि भाई ये जिंक क्या है? जल्दी से देखो, अब ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। जिंक क्या है? जिंक इज आ मेटल, ठीक है। अब यहाँ हमने साथ में क्या लिया था? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि क्या है? एक एसिड है, ठीक है। प्लस हमने लिया एसिड, रिलीज क्या क्या हुआ? हमने अभी अभी क्या ऑब्जर्व किया है? हाइड्रोजन गैस का रिलीज ऑब्जर्व किया है। सो अभी हाइड्रोजन गैस लिखते हैं, बाकी आपको बाद में पता लगेगा। हाइड्रोजन के साथ साथ सॉल्ट की फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। सो ये थी आपकी एक्टिविटी। अब यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्वेशंस मिली है वो हम अभी रीड करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये देखिए, अब हम ये रिएक्शन आपने देख लिया है जिंक ग्रैन्यूल्स का कैसे होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। अब देखिए, नोट दैट द मेटल इन जस्ट अ सेकेंड, मेटल इन अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम। देखो पहले आप ये रिएक्शन देखो, क्या है? एसिड है, प्लस एसिड के साथ क्या ऐड किया है? मेटल ऐड किया है, और फॉर्मेशन हुई है सॉल्ट की और हाइड्रोजन गैस की। सो अब जो है ज़्यादा इसकी मतलब ये याद ऐसे रटनी नहीं है ये इक्वेशन, ठीक है। ये रटनी नहीं है, समझनी है इक्वेशन। बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पर जो मेटल यूज़ किया गया है उस रिएक्शन में जो हमने अभी किया था, वहाँ पर मेटल ने क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। सो एसिड के साथ जब मेटल गया, सो एसिड के पास क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन एटम। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। सो हाइड्रोजन एटम कोई मेटल आके डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि ये क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है हाइड्रोजन एटम की। जब हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस हो रहे हैं सो फाइनली H2 गैस, क्योंकि हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस हो चुके हैं और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हो ना, जहाँ पर हमारे जो ए बी मान लो कंपाउंड है और सी डी है, सो वो सी डी, सो वो फॉर्म करते हैं ए डी प्लस सी बी। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन होता है, राइट। सो ये क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो H2 गैस ऐसे कैसे रिलीज हो जाएगी एयर में, और एसिड के साथ मेटल जो होगा वो कंबाइन होके सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? सो इतना आप याद कर सकते हो, एसिड प्लस मेटल ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स है।
और अगर मैं बात करूँ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की, ये क्या है हमारे प्रोडक्ट्स हैं। सो आई होप इतना कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। सो ये समरी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स की। अब यहाँ से हम अभी एग्जांपल्स देखेंगे, फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एक बात तो समझ आ गई आपको कि एसिड के एग्जांपल जल्दी से बताओ जो कॉमनली हम खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खाने में यूज़ कर सकते हैं। कर्ड की बात अगर मैं करूँ सो दैट्स एसिड, एसिडिक नेचर होता है कर्ड का, अचार का, पिकल्स, ये सब क्या है एसिडिक नेचर के हैं। सो हमें उनको कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्लियर हुआ आप सभी को क्यों नहीं रखना चाहिए कभी भी मेटल कंटेनर में? क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन शो करते हैं। मेटल के साथ जब एसिड का रिएक्शन होगा तो वो कुछ ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि जो सॉल्ट है, हाइड्रोजन है, तो सॉल्ट वगैरह सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती हमारी सेहत के लिए। ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन कर देते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई, हमें क्या है एक रिएक्शन देखना है। इसी चीज़ का रिएक्शन देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, एसिड का रिएक्शन विद मेटल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो आप सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है एसिड का, HCl इज एन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने मेटल लिया है मैग्नीशियम फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। सो फॉर्मेशन हुई, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया और MgCl2 की फॉर्मेशन कर ली। अब यहाँ थोड़ा सा MgCl2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। Mg की क्या होती है, Cl की -1 होती है वैलेंसी, और Mg की यानी कि मैग्नीशियम की +2 होती है। सो फाइनली फॉर्मेशन हो जाती है MgCl2 की, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट। अब अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन आइटम को मतलब कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है, सो ये अगैन एक्टिविटी सीरीज़ आप कह सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है जो आप मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ते हो। सो वो जो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन आइटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो सभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी, इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके। सो अभी के लिए इतना ही याद रखो कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये हमेशा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। आयरन भी कर सकता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक कंपाउंड्स, एलिमेंट्स हैं, नॉट कंपाउंड्स, एलिमेंट्स हैं जो कि रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन शो करेगा सो MgCl2 और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहीं पर दूसरा एसिड ले लेते हैं H2SO4 Mg। अब यहाँ पे क्या हुआ है मैग्नीशियम की, देखो हाइड्रोजन, अब यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ क्या हुआ है SO4 और Mg के साथ। SO4 की होती है 2- वैलेंसी, Mg की होती है 2+, सो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, सो MgSO4 की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया SO4 के साथ, मैग्नीशियम यानी कि सल्फेट के साथ मैग्नीशियम चला गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम रिएक्शन आयरन के साथ कराते हैं सो सेम रहेगा, Fe और SO4 फॉर्मेशन हो जाएगी, और H2 क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ H2 को डिस्प्लेस करा है आयरन ने, ठीक है। हाइड्रोजन को किसने डिस्प्लेस करा है, आयरन ने डिस्प्लेस करा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है और FeSO4 आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। सो इन सभी को जल्दी से नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। यस, ये देखिए, ये आप नोट कर सकते हैं। ओके, जल्दी से नोट करिए नोटबुक में, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट रिएक्शन जो एसिड शो करते हैं मेटल के साथ। आई होप अभी आपको रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हमारा एक रिएक्शन तो हो गया है मेटल का एसिड के साथ, क्या फॉर्मेशन होती है, किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, जल्दी से रिवाइज करते हैं। मेटल प्लस एसिड जब रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल बेसिकली हाइड्रोजन को
डिस्प्लेस कर देता है। ओके, सो ये आपकी एक्टिविटी 2.4 है, इसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्टली रिजल्ट्स पे चलते हैं। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल लेना है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इस वाली एक्टिविटी से आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। बेसिस का रिएक्शन एसिड्स के साथ कैसा होता है, क्लियर है सभी को? सो द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, अब जो हुआ है यहाँ पर ग्रैन्युलेटेड जिंक है, सो जिंक और बेसिस, NaOH इज बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ क्या हुआ, अगेन सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा। अब डिपेंड करेगा ये अपना बेस कैसा है, उसी के बेस में हमारा सिंपल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, वो डिपेंड करेगा उसी पे। ठीक है, सो Na2ZnO2, ये किस तरीके से हमारे राइट लिखना है, इसको देखिए, Na2ZnO2, सोडियम जिंक और ऑक्सीजन। सोडियम जिंक ऑक्साइड इसका नाम होता है। ठीक है, सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंक और ऑक्सीजन। अगेन मैंने आपको बताया था नेगेटिव स्टेट को IDE से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्लोराइड हो गया, ऑक्साइड हो गया। सो IDE क्या है, नेगेटिव को शो कर रहा है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। सो सोडियम जिंक ऑक्साइड, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब ये रिएक्शन आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन विद जिंक मेटल। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सोडियम जिंक और ऑक्सीजन तीनों कंबाइन हो गए और रिमूवल हुआ है हाइड्रोजन का। ठीक है, How do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स किस तरीके से रिएक्शन शो करेंगे एसिड्स के साथ। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हम एक क्विक समरी ले लेते हैं जो जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं उनका। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात करी थी एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन की, यानी कि अलग अलग हम एसिड और बेसिस का पढ़ेंगे विद मेटल्स। सो एसिड का जब रिएक्शन होता है मेटल्स के साथ, जल्दी से नोट करेंगे यहीं पर। ठीक है, एसिड्स का जब रिएक्शन, दोनों में सेम चीज़ है, सेम पॉइंट है, बस क्या है कि भाई एलिमेंट चेंज हो जाता है, कंपाउंड चेंज हो जाता है। सो ओवरऑल जो आपका सॉल्ट जो बनेगा वहाँ पर चेंजेस आते हैं। सो एसिड और बेसिस में क्या होगा, जब ये रिएक्शन शो करेंगे मेटल्स के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा। ठीक है, सो यहाँ बेसिस का एग्जाम्पल और एसिड्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपकी जो बुक में दे रखा है दैट इज ऑफ जिंक। ठीक है, सो जिंक, जस्ट अ सेकेंड, जिंक ने जब मेटल जिंक वाला तो आपका एसिड के साथ था ना, यस। सो जिंक क्या है, मेटल है और एसिड क्या था, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, जो सल्फेट है। ठीक है, सल्फेट के साथ जिंक चला जाएगा ZnSO4 और हमारी फॉर्मेशन होगी हाइड्रोजन की, H2 की। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा। सो ये था हमारा फर्स्ट केस जहाँ पर हमने देखा कि भाई कोई एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन शो करता है सो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होता है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी जब बेसिस रिएक्शन शो करते हैं। सो देखो बेसिस के केस में क्या होगा, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक क्या है, मेटल है, दिस इज अ बेस, दिस इज अ मेटल। रिएक्शन से अगेन दे फॉर्म सॉल्ट, यस, रिएक्शन से दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था। अगर आपसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल पूछ लिया जाए ना, सो आप ये मेंशन कर सकते हो सोडियम जिंक ऑक्साइड को Na2ZnO2। ठीक है, सो ये हमारी सेकेंड कंडीशन थी जहाँ पर बेसिस का रिएक्शन हमने देखा था मेटल्स के साथ कैसा होता है, याद हुआ सभी को। एसिड्स का रिएक्शन मेटल के साथ, सॉल्ट की फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस का रिमूवल। बेसिकली एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको दे देती हूँ, कोई भी एलिमेंट जो भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा सभी को कंबाइन कर दो और हाइड्रोजन को रिलीज कर दो।
ठीक है। जैसे अगर मैंने बात करी थी HCl और मैग्नीशियम की, सो क्या हुआ था, H को रिमूव कर दो बस, ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, बस हाइड्रोजन रिमूव कर दो, और मेटल और जो बचा हुआ है अपने एसिड के साथ उनको ऐड कर दो। पर वैलेंसी का ध्यान रखना फॉर्मूला फॉर्मेशन में, ठीक है। सो यही थी एक सुपर ट्रिक जो आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है, बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे सो क्लियर हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। ओके, सो अब हम अपने रिएक्शन फाइनल पे आते हैं, दैट इज मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन विद दी एसिड्स, ठीक है। अब एक बात जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज कि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लाइमस्टोन की, चौक की और मार्बल की, so these all are different forms of calcium carbonate। so आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है लाइमस्टोन का, चौक का या फिर मार्बल का, या फिर आपसे पूछा जा सकता है मतलब कोई भी चीज़ दे दी इनमें से और ऑप्शन दे दिए कौन सा इनका फॉर्मूला है। कंफ्यूज नहीं होना है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला फॉर्मूला ही इनका फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब अगर मैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिएक्शन की बात करूं, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं और किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, उनसे जो एलिमेंट्स वगैरह आपके जिस टाइप का आपने एसिड लिया है, मतलब मेटल लिया है और एसिड लिया है, इनका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज आज का जो लेक्चर है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से रिएक्शन से पूछा जा सकता है किस चीज़ ये रिएक्शन क्या होगा आपसे, जैसे मेटल और एसिड दे दिए कोई भी दो और रिएक्शन दे दिया, अब उनको बताओ फाइनली प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, ठीक है। और ये तो है ही इम्पॉर्टेंट, लाइमस्टोन, चौक और मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है। फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। कभी भी इनका फॉर्मूला लिखना है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ही लिखकर आओगे, ठीक है। ओके, सो अब हम अपने रिएक्शन पे चलते हैं, दैट इज ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेसिकली दोनों का ही जो प्रोडक्ट होगा दोनों कंडीशन में वो सेम रहेगा। जैसे हमने बात करी थी मेटल का रिएक्शन करा लो या मेटल का रिएक्शन करा लो एसिड के साथ या बेस के साथ, प्रोडक्ट आ रहा था आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, है ना, प्रोडक्ट कॉमन था ना, एसिड ले लो या बेस ले लो, प्रोडक्ट कॉमन आ रहा था, है ना। सो इसी तरीके से मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करा लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का करा लो, दोनों ही कंडीशन में एसिड के साथ क्या फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी दोनों कंडीशन में सेम ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ रिएक्शन आपको एग्जाम्पल के साथ नहीं दे रखा है, वो समझ लेते हैं। यस, सो मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करके किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। सभी को ये सारे रिएक्शंस क्लास के दौरान ही याद हो जाने चाहिए। दोबारा हम रिपीट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको रिएक्शंस याद हो जाए। आप सभी को भी मेरे साथ रिपीट करना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल हो गए ना आपके लिए रिएक्शंस, जब होंगे जब आप रिपीट करोगे, ठीक है। Na2CO3 और NaHCO3, देखो ये क्या है, Na क्या है, मेटल है, Na इज अ मेटल, CO3 इज अ कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट है, बेसिकली मेटल कार्बोनेट है, और यहाँ मेटल के साथ हाइड्रोजन है फिर कार्बोनेट है, यानी कि दिस इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सो यहाँ भी मैं डाल देती हूँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इन दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट इसीलिए आता है क्योंकि देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके,
यस यहाँ पे क्या है, मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट का हम एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर जब HCl यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन शो करा मेटल कार्बोनेट ने, सो फॉर्मेशन हुई एक सॉल्ट की, वो तो हमें पता ही था, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन ये भी हमें पता था, और वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो ये रिएक्शन है आपका मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड का, दे गिव दिस प्रोडक्ट। ठीक है, सो आपको याद रखना है हमेशा। ओके यस, देखो अब यहाँ किस तरीके से फॉर्मेशन हुई है, हम इस रिएक्शन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। हम इसको अलग पेज पे लिख लेते हैं। Na2CO3 क्या है, हमारा मेटल कार्बोनेट है। जब रिएक्शन हुआ HCl के साथ तो फॉर्मेशन हुई किस चीज़ की, मेटल के साथ पहले सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। अब देखो यहाँ क्या करो, मेटल और ये तो आपको पता ही है, मेटल और मेटल कार्बोनेट और एसिड आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन तो होनी ही है। ठीक है, अब क्या बचा, मेटल यानी कि हाइड्रोजन, हमारे एसिड में से हाइड्रोजन गया, H2O कार्बन डाइऑक्साइड, CO, ये सारी चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं। ठीक है, अब बचा क्या है, सोडियम बचा है, क्लोरीन बचा है। ठीक है, फॉर्मेशन हो जाएगी NaCl की। ठीक है, बैलेंसिंग कर सकते हो क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन वाटर जो है, हाइड्रोजन 2 आएंगे वाटर में, सो 2 हाइड्रोजन आइटम्स आएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं एक है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, सो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं 2। सो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, क्लोरीन अब बैलेंस नहीं है, बल्कि आप सोडियम को देखोगे तो सोडियम के साथ यहाँ 2 है, यानी कि 2 Na एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। और प्रोडक्ट साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है हमारे, मतलब एक एलिमेंट है हमारे सोडियम का, सो यहाँ हम 2 ऐड कर देंगे। सो क्लोरीन और सोडियम भी बैलेंस हो चुके हैं। अब अगर बात करें कार्बन की और ऑक्सीजन की, कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, CO3 है। ठीक है, CO2 और एक वहाँ पर हो गया, तो ये आपकी हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो आई होप आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये आप नोट कर सकते हो, ये एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट अगेन एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्ट की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। यहीं पर हम रिएक्शन एक और ले सकते हैं, हम बात कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की विद एसिड। अब फॉर्मेशन किसकी होगी, अगेन सॉल्ट की ही फॉर्मेशन होगी, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये कंडीशन देख सकते हो आप यहाँ पर, NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, NaHCO3 यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करेंगे सो फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की सेम रहेगी दोनों कंडीशंस में। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो हमने HCl के साथ, अब देखो हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 H एटम्स, Na का अब हम इनको लिख लेते हैं NaHCO। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सोडियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, सोडियम का 1 एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 सोडियम एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 2H एटम्स हैं। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का 1 एटम दोनों साइड में है, यानी कि रिएक्टेंट में भी 1 एटम ऑफ कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 कार्बन एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 हो चुके हैं और यहाँ पर भी 3 O एटम्स हैं। आपका ये हो गया NaHCO3 और Cl एटम रह गया है, Cl को भी ऐड कर लो। Cl यहाँ पर भी 1 है और वहाँ पर भी 1 है। सो फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं एसिड के और हमारे सॉल्ट के वो डिफरेंट हो जाएंगे। मेटल कार्बोनेट में 2 मोल्स ऑफ HCl चाहिए, यानी कि 2 एसिड के मोल्स चाहिए, साथ में 2 NaCl, मतलब वेरी करेगा अलग अलग एसिड के इस कंडीशन में। यहाँ पर जो हुआ वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, सो रिएक्शन दोनों क्लियर हो गए। यस, अब हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि मेटल्स
का रिएक्शन तो हमने देख लिया, एसिड के साथ बेसिस के साथ। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स किस तरीके से एसिड्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं वो क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि ये एसिड्स और बेसिस आखिर आपस में, यानी कि एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं। So the effect of a base is nullified by an acid and vice versa, यानी कि बेस को जब हमने एसिड के साथ मिला दिया तो जो एसिड का जो इफेक्ट रहा वो भी चला गया। अगेन अब जब एसिड को बेस के साथ ऐड करोगे तो जो भी बेस का इफेक्ट होगा वो चला जाएगा, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज, देखो ये है आपका रिएक्शन, दिस इज अ बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। यानी कि एसिड्स और बेसिस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन और वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। गिव सॉल्ट एंड वाटर एंड इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड्स का रिएक्शन जब बेसिस के साथ होगा उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन जनरल a neutralization reaction can be written as base plus acid gives salt plus water। ये हो गई आपकी जनरल टर्म्स में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। यस, ये रहा आपको एग्जाम्पल, एसिड और बेसिस का रिएक्शन सॉल्ट के साथ, मतलब एसिड और बेसिस का आपस में जो रिएक्शन होता है सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जाम्पल तो बेसिकली हमने देखा ही था अभी। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके बनाएंगे क्या, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज अ सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। Sulfuric acid plus calcium hydroxide gives calcium sulfate and water. This is again a salt, ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जल्दी से इस रिएक्शन को नोट कर लो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपकी रह गई थी वो भी समझ लेते हैं। जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं सो दे फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तो समझ आ गया था। लेकिन अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका भी हम टेस्ट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का। कैसे? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब हमें अगर नहीं पता कि ये कौन सी गैस है, सो इस रिएक्शन के दौरान वाटर और सॉल्ट की प्रोडक्शन हुई है, गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। सो ये जो गैस बनी है उसको लाइम वाटर से, जब लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं सो वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। सो आप रिएक्शन कर सकते हो जब लाइम वाटर का, लाइम के साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन करोगे सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। लाइम वाटर लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारी प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन एक्सेसिव डाल दिया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पर मिल्की अपीयरेंस जो होगी वो गायब हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अपना रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। सो मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कैसा होगा? देखिए, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी सो वो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। सो यानी कि मेटल की, कोई भी मेटल के ऑक्साइड आप ले सकते हो, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं वो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर रही हैं। यहाँ से अगर आपको भी याद आ रहा हो, जब हम बेस का एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे थे, जब भी प्रोडक्ट्स यही बन रहे थे, सॉल्ट और वाटर, राइट। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप ये एक्टिविटी देख सकते हो। यहाँ पे क्या करना था कि आपको कॉपर ऑक्साइड लेनी है, ठीक है, एंड कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, और उसमें क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है, ठीक है। सो स्टिरिंग करते करते डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप डालोगे सो जो कलर है सॉल्यूशन का वहाँ पे चेंजेस आएंगे। What has happened to the कॉपर ऑक्साइड। अब बेसिकली कॉपर ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ
कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एंड कॉपर इज व्हाट अ मेटल, ठीक है। कॉपर इज व्हाट अ मेटल, ओके। सो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन, सो आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो, ओके। सो कॉपर ऑक्साइड आप लिख सकते हो CuO, और आप रिएक्शन करा रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मेशन होगी CuCl2 की, विच इज़ अ सॉल्ट, और साथ में फॉर्मेशन होगी आपके वाटर की, ठीक है, यानी कि H2O की, ठीक है। सो ये आपका रिएक्शन है, दिस इज अ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड जोड़ा है, फिर CuCl2 यानी कि सॉल्ट, और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ से आप देख सकते हो बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी, हमने लिख ली है। CuO प्लस HCl गिव्स CuCl2 प्लस H2O। अब हमने इक्वेशन बैलेंस नहीं करी है, Cu के एक एटम प्रेजेंट है, O के वहाँ पर एक एटम है, H के यहाँ पर बस 2 ऐड कर दो, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। सो सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मेटेलिक ऑक्साइड का जब एसिड्स के साथ रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने रिएक्शन देखा था बेसिस का एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होते हुए, है ना। सो इससे क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, ठीक है, सारी चीज़ें कॉमन हैं, उसके बाद भी हमारा सेम मतलब हमारे ये चीज़ें कॉमन है, यानी कि इन दोनों का नेचर क्या होता है, सेम नेचर है, ठीक है, सेम नेचर। यानी कि हमारी जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, दे आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, दे आर बेसिक इन नेचर। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये आप मार्क कर लेना, ठीक है, हाईलाइट कर लेना अपनी बुक्स में कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। इसी तरीके से जब आप नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन देखोगे, जैसे कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन की ऑक्साइड क्या हुई, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, ठीक है। अभी हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराया था, अब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ करा रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, येस वी नो दैट कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, एंड दिस इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर, देखो CaOH होल ट्वाइस क्या है, इसी में हमें कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड करते हैं तो मिल्की अपीयरेंस होती है, राइट। सो ये आप याद रखना कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, जब हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, सो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट की और वाटर की। अगैन सेम रिजल्ट्स आए हैं, क्या क्या रिजल्ट है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अब इसकी एनालॉजी आप समझ सकते हो विद द रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस, ठीक है, एसिड्स का बेसिस के साथ रिएक्शन, फॉर्मेशन होती है सॉल्ट प्लस वाटर की। यहाँ पर भी आप समझो ये पूरा पोर्शन आपका सेम है ना, ये वाला पूरा पोर्शन दोनों रिएक्शंस में सेम है, यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर भी बेस है, यहाँ भी सॉल्ट फॉर्मेशन, यहाँ भी सॉल्ट फॉर्मेशन, राइट, यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर भी, यानी कि वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। द रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड, सो वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, एसिडिक नेचर की होती हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आया। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए हमने दोनों कंडीशंस में बात करी कि जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिड्स का बेसिस के साथ, हमें क्या है, हम एक काम करते हैं, इन दोनों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ओके। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन विद एसिड हो रहा है, सो किसकी फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट और वाटर की, ठीक है। अभी हम किसी का एग्जांपल नहीं लिख रहे, बस जो आपकी ये वाली जो डेफिनेशन होती है ना,
ये वाली इसके साथ, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसके साथ डील करेंगे, ठीक है। मेटल ऑक्साइड और एसिड का, यहाँ से एसिड को कॉमन ले लिया, ठीक है, एसिड, ये चीज़ें भी कॉमन रखी, सॉल्ट और वाटर। अब एसिड के साथ किस चीज़ की एडिशन कर रहे थे जब सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हुई थी? बेसिस की, ठीक है। यानी कि बेसिस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये ऊपर वाला रिएक्शन भी वैसा ही है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। इसी तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं, सॉरी, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जब बेसिस के साथ रिएक्शन शो करती हैं, सो दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ एसिड्स का जब बेसिस के साथ रिएक्शन होता है, जब भी तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, राइट। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सो यहाँ पर हम इन सभी रिएक्शन को क्या कह सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला रिएक्शन भी क्लियर हो गया है। ये जो एनालॉगी है इसके साथ ही आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो हमारे जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। सारे रिएक्शन की समरी ले लेते हैं। ये डन है हमारा। बेस और एसिड सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, बेस और एसिड का रिएक्शन जब होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखो ये रिएक्शन आपका दे रखा है यहाँ पर, ये भी समझो, कैल्शियम कार्बोनेट का, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो जो मैंने आपको बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का आप लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हो, जब वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 और H2O यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन याद रखना है आपको, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसीलिए पूरा सॉल्यूशन कैसा होता है? मिल्की अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी, सो जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी फॉर्मेशन हो चुकी है वो जब वाटर, क्योंकि वाटर तो वहाँ पर प्रेजेंट है रिएक्शन से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक्सेस आई है वहाँ से ये आपका जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि मिल्कीनेस आपकी कंप्लीटली हट जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ से ये वाला रिएक्शन भी क्लियर हो गया है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलके बनाते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉरी आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो रिएक्शन है दैट इज़ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, ये बनाएंगे सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये सारे रिएक्शंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो ये देखो ये वाला रिएक्शन भी अच्छे से ध्यान रखना, और यहाँ आप इस वाले कंपाउंड का नाम भी मेंशन कर सकते हो। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमने आज कई बार डिस्कस कर लिया है, बहुत बार डिस्कस कर लिया है। एंड दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हो, ठीक है। सो जल्दी से लिखो ये नाम अपनी बुक्स में। ओके, फिर हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जब कोई बेस एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और मतलब कॉम्प्लेक्स तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका है कैसा वो कंपाउंड, जो बेस है आपका एसिड है, सॉरी मेटल है, ठीक है। सो जब कोई बेस या फिर कोई एसिड, यहाँ लिख लेते हैं बेस या फिर कोई एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन शो करता है, सो वहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सॉरी वाटर नहीं, H2 गैस रिलीज़ हो जाती है। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी कि आप बेस या एसिड जो भी है उसमें से हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, और मेटल के साथ जो बचा हुआ कंपाउंड है उसको ऐड कर दो, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है।
ओके, सो अब हम देखेंगे कि सभी एसिड्स में क्या चीज़ है जो कि कॉमन होती है, मतलब एसिड्स में भी देखेंगे और बेसिस में भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों ही चीज़ों को साइमल्टेनियसली पढ़ाया जा रहा है, एसिड्स को भी और बेसिस को भी, ठीक है, कंपैरेटिवली पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि हमने एसिड के साथ रिएक्शन देखा मेटल कार्बोनेट का, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, बेसिस के साथ देखा, है ना। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि सभी एसिड्स में और बेसिस में क्या चीज़ है जो कि कॉमन होती है। अब जाने अनजाने में आपको पता हो या ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कैसे? याद है जब हम एसिड्स की बेसिस की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, याद आया? उस टाइम मैंने आपको बताया था क्या कि जो सब्सटेंसेस अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस रिलीज करती हैं उनको हम बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस, यानी कि वो एसिड होती हैं, है ना। और अगर मैं ऐसी सब्सटेंसेस की बात करूं जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयंस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करती है, वो होती है बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर बेसिस होते हैं, वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। बट फिर भी हम रीड कर लेते हैं, रिविजन हो जाएगी। We have seen that all acids have similar chemical properties। देखो अब सेक्शन 2.1 में हमने बेसिकली क्या किए हैं, केमिकल रिएक्शंस किए हैं, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शंस में हमने इस तरीके से तो नहीं किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट, लेट्स सपोज सिंपल मेटल और एसिड का रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। सो मेटल और एसिड का रिएक्शन जब हम करा रहे थे सो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती थी, जल्दी से बताओ। मेटल और एसिड का जब रिएक्शन कराया तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, ये हुआ अपना रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दो सो मैंने पर्टिकुलरली एसिड की जगह ये नहीं लिखा कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर आपका कोई और वीक एसिड जो भी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि सभी एसिड्स के लिए जितने भी रिएक्शन हमने समझे थे, अगर हम एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दें, है ना, मतलब सभी एसिड जो है सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। ऐसा क्या था उनमें, चलिए देखते हैं। We have seen that all acids have similar chemical properties. What leads to this similarity in property? So the question is कि जब similar chemical property है हर एक एसिड की, so ऐसी वो कौन सी चीज़ है, ऐसी वो कौन सी सब्सटेंस उन एसिड्स के अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो वो केमिकल रिएक्शन शो करते हैं उनमें जो लगभग सेम प्रॉपर्टी हर एक चीज़ शो करती है उनकी कैटेगरी की। जैसे एसिड्स की बात कर रहे हैं सो विदाउट एनी एक्सेप्शन, या एक या दो एक्सेप्शन हो तो चलेगा, वैसे सब चीज़ें कॉमन हो, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 that all acids generate H gas, hydrogen gas, on reaction with metals, so hydrogen seems to be common to all acids। अभी मैंने रिएक्शन यहाँ पर मेंशन किया था, मेटल प्लस एसिड्स गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। सो हर एक एसिड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। सो यहाँ से क्या लगता है, हो सकता है कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन गैस कॉमन हो, राइट, ऐसा ही लग रहा है। ओके, What happens to an acid or base in a water solution? चलिए, सो उसके बाद भी जो पोर्शन है उसमें बेसिकली यही गिवन है आपके एनसीईआरटी में, आप रीड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको एक रिएक्शन बेसिस के साथ भी दे रखा है और वहाँ पर बेसिस में क्या होगा, बेसिकली OH- आयंस का रिमूवल होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सो इसीलिए मैंने वो रिपीट नहीं किया। सो बेसिस में OH- आयंस कॉमन होते हैं और H+ आयंस कॉमन होते हैं हमारे एसिड्स में। सो यही आपका आंसर है, क्या कॉमन होगा, वो क्या है, वो सब्सटेंस जो कि हर एक एसिड में कॉमन होता है जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। सो दैट इज़ व्हाट, H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। और बेसिस की अगर मैं बात करूँ सो बेसिस के केस में हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। क्लियर है सभी को? सो हम सब भेजेंगे चैट सेक्शन में।
Okay, what happens to an acid or a base in water solution? अब एसिड को या बेस को अगर मैं वाटर सॉल्यूशन में डाल दूँ तो क्या होगा? बेसिकली हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, अब उस डेफिनेशन के बेसिस पे ही ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि एसिड अपना H+ आयन जब ही रिलीज करेगा जब वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में होगा, है ना, अपने एक्वस सॉल्यूशन में। सो एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है? वो वाटर के साथ प्रेजेंट होगा, याद है सभी को? सो अगर एसिड या बेस वाटर के साथ प्रेजेंट है सो रिस्पेक्टिवली इन आयंस को रिलीज करते हैं। Hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of H+ ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water. यही बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि हाइड्रोजन आयन, अब HCl क्या है? एक एसिड है, इसीलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस है उनका रिमूवल रिलीज होते हैं और किसके प्रेजेंस में होंगे? वाटर की प्रेजेंस में। अगर आपको याद हो तो मैंने इस तरीके से आपको रिएक्शन लिखवाया था, HCl aqueous gives H+ + Cl नेगेटिव, है ना, ये हमने रिएक्शन पहले लिख के समझा था। यहाँ पर भी वही चीज़ें गिवन है, ठीक है। H+ यानी कि ये जो हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयन कह सकते हो, जब वाटर के साथ H+ आयन की एडिशन हो जाती है सो उसको H3O पॉजिटिव कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। सो जो H+ का आयन है ये जब ही निकलेगा जब वाटर के साथ हमारा एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट HCl + वाटर गिव्स H3O + Cl नेगेटिव। ये क्या हुआ? अब आपको समझ आ गया ना, यहाँ पर H2O + H+ आयंस हो गए। ओके, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन but they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ions must always be shown as H+ aqueous और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है और ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन का मेथड। यस, हाइड्रोजन का जो आयन है कभी भी याद रखना, मैंने ये भी बताया था आपको कि H यानी कि हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है सो H से नहीं H2 से करोगे, ठीक है। ये 2 क्या है कि डाई एटॉमिक हाइड्रोजन है, हमेशा H2 ही लिखना है, H नहीं लिखना। इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन के आयन की बात करूं सो H+ नहीं लिखना, ठीक है। H+ लिखोगे तो गलत हो जाएगा, या तो आप इस तरीके से शो करो H+ और एक्वस स्टेट साथ में, ठीक है, कि एक्वस है फॉर्म, या फिर आप डायरेक्टली H+ को H2O के साथ ऐड करके H3O पॉजिटिव की तरह शो करो। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमेशा आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन आयंस कभी भी अकेले प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। इस बात को मार्क कर लो अपनी NCERT में, इस लाइन को मार्क कर लो, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ठीक है। कैसे एग्जिस्ट होंगे? या फिर आप उनको रिप्रेजेंट करोगे इस फॉर्म में, या फिर आप उनको रिप्रेजेंट करोगे इस फॉर्म में। क्लियर है सभी को? ओके, now bases generate hydroxide ions in water which are soluble in water are called alkalis. okay, सबसे पहले जो बेसिस हैं वो OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में वो OH- आयंस को रिलीज करते हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करूं उन बेसिस की जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, याद रखना, जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली, ठीक है। एल्कली क्या है? एल्कलीज आर बेसिकली वाटर सॉल्यूबल बेसिस। हर एक बेस वाटर सॉल्यूबल नहीं होगा, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। एल्कली स्पेसिफिकली टर्म दी गई है उन बेसिस को जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। क्लियर है? एल्कलीज क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूबल बेसिस। अगेन आई एम सेइंग, हर एक बेस एल्कली नहीं होगा, हर एक एल्कली बेस होगा। यानी कि देखो,
लेट्स सपोज मैं किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन करती हूँ, ठीक है। मान लो कि हम किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उसमें लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ एक फ्लावर है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं रोज़ की स्पेसिफिकली मान लो मैं बात कर रही हूँ गुलाब के फूल की, ठीक है। सो मैं क्या कहूँगी, हर एक फूल गुलाब का फूल नहीं होता, ठीक है। हर एक फूल गुलाब का फूल नहीं होता, लेकिन जो गुलाब का फूल है ना, जितने भी आप गुलाब के फूल की रोज़ वाले फ्लावर्स की बात कर लो, हर एक रोज़ वाला जो है फ्लावर वो फ्लावर होगा। यानी कि फ्लावर क्या है, एक बड़ी टर्म है, ठीक है, वो स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन मैं रोज़ फ्लावर की बात करूँ तो वहाँ पर रोज़ के कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ठीक है। और उन करेक्टरिस्टिक की वजह से हम उनको क्या कह सकते हैं, एक अलग कैटेगरी। इसी तरीके से जो हमारा एल्कली है वो है तो बेसिस की ही क्लासिफिकेशन, लेकिन ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ट्रू और फॉल्स में, असर्शन रीजन में, एमसीक्यू में, ठीक है। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। सो इस लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। हर एक बेस एल्कली नहीं होगा, लेकिन हर एक एल्कली बेस होगा, ठीक है। एल्कली क्या है, वाटर सॉल्यूबल बेसिस, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा H+ आयंस और OH- आयंस की टर्म्स में, ओके। H+, अब ये क्या है, पॉजिटिव साइन को डिनोट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। H++ H2 यानी कि वाटर की एडिशन, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O पॉजिटिव और H+ एक्वस, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन मेथड है, याद रखना है। इन वाटर लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब हमने एसिड्स का देख लिया, इस तरीके का मैकेनिज्म होगा जब वो वाटर में प्रेजेंट होंगे। अब बेसिस की बात करते हैं, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, ठीक है। बेस में अब हमने क्या किया, वाटर की एडिशन कर दी। अब क्या होगा, बेसिकली जो मेटल आयन होगा, मेटल आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स है। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH होल्ड वाइज क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। सो ये सभी जो है बेसिस, जब वाटर के अंदर हम इनको डालेंगे सो क्या होगा, बेसिकली NaOH में क्या है, NaO और H। Na क्या है, यहाँ पर Na सोडियम इज मेटल, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। और इन बेसिकली इन दोनों को तो रिमूव होना ही पड़ेगा बेसिक कैरेक्टर शो करने के लिए, ठीक है। सो मेटल आयन अलग हो जाता है, ये रहा हमारा मेटल आयन। KOH में K है हमारा मेटल आयन, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा लेना, ये भी ऊपर की तरफ है जैसे Na पॉजिटिव, ओके। और MgOH होल्ड वाइज में जब हम इसको वाटर में ऐड कर रहे हैं सो Mg2 पॉजिटिव, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करनी है। प्लस 2OH नेगेटिव, जितने यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उतने ही वहाँ पर रिलीज हो सकते हैं, हमेशा नहीं। दिस इज नोन एज एसिडिटी, ठीक है। नाउ वही चीज़ दोबारा रिपीट हुई है, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। हर एक बेस जो है वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता, हर एक बेस वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। एल्कली एक ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने स्पेसिफिक टर्म दे दी उन बेसिस को जो कि वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, and that specific term is alkali, ठीक है। They are soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste or touch them as they may cause harm, ठीक है। एसिड बर्न्स बताया था मैंने आपको एसिड्स के केस में। इसी तरीके से बेसिस भी जो होते हैं, बेसिस भी हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द पीएच वाला कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे आज के सेशन में, स्टार्ट कर देंगे बेसिकली, ओके। सो एल्कली डिजोल्व हो सकते हैं वाटर में, बेसिकली ये क्या होते हैं, बेसिस ही होते हैं, ठीक है। सोपी टू टच है, ये तो आपके बेसिस का ही करेक्टरिस्टिक पॉइंट है। बिटर होते हैं और कोरोसिव भी होते हैं, ठीक है, हार्मफुल होते हैं, ओके। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी कॉमन सी चीज़ें हो चुकी हैं अभी आपके लिए, क्योंकि हमने सारे रिएक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यस, ओके। सो HX प्लस MOH गिव्स MX प्लस H2H। ये क्या है? अब देखो एसिड क्या होता है, एसिड के साथ हमेशा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ और कोई एलिमेंट वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो एनी अदर एलिमेंट को हमने X के साथ डिनोट किया है। हाइड्रोजन क्या है? कॉमन है हर एक एसिड में, है ना। सो हाइड्रोजन तो हमेशा प्रेजेंट होगा। सो H के साथ हमने क्या ऐड कर दिया? H के साथ हमने ऐड कर दिया X को, प्लस ये क्या हो गया हमारा एसिड की रिप्रेजेंटेशन, प्लस हमने क्या किया? बेस ऐड करा, ठीक है। अब बेस क्या होगा? कोई भी मेटल और हाइड्रोक्साइड आयन। अभी मैंने आपको बताया था ना KOH में क्या है? KOH आप देख सकते हो, दिस इज द मेटल, दिस इज द हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरीके से अगर मैं मान लो NaOH की बात करूं, NaOH में भी दिस इज द मेटल एंड दिस इज द हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। जितने मर्जी बेसिस का एग्जांपल ले लो, एक प्रेजेंट होगा वहाँ पर मेटल और साथ में प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब मेटल अलग अलग हो सकते हैं और मेटल अलग होते हैं, उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है कौन सा बेस प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज योर बेस। बेस की रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं MOH एंड दिस इज योर एसिड HX, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? HX क्यों लिखा? H है हाइड्रोजन जो हर एक एसिड में कॉमन है, क्लियर है। हर एक एसिड में कॉमन है हाइड्रोजन, सो H लिख दिया और साथ में जो अलग चीज़ें जितनी भी प्रेजेंट है, मान लो HCl है, H2SO4 है, ठीक है, और मान लो आपका HNO3 है, ठीक है। जितने मर्जी एसिड्स ले लो, ये क्या है? हाइड्रोजन कॉमन होगा और ये क्या है? हमारे ये दूसरे X वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। और MOH क्या है? बेस की रिप्रेजेंटेशन। सो अब फाइनली क्या हो रहा है? सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन। सो बेसिकली आपको क्या करना है? पहले आप वाटर निकाल दो, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, एसिड और मेटल वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन को निकाल दिया था और बचा हुआ मेटल के साथ जोड़ दिया तो सॉल्ट की फॉर्मेशन, ठीक है। सो एसिड प्लस बेस में जब वाटर और सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, सो एसिड क्या है? जल्दी से बताओ। HX, यस। बेस क्या है? जल्दी बताओ। बेस किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था? OH कॉमन था और मेटल, ठीक है, MOH। अब यहाँ पर हमें वाटर रिमूव करना है। सो OH और H ये चले जाएंगे। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स रिक्वायर है और 1 ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड है। क्लियर है सभी को? सो इसके लिए 1 O और H के तो यहाँ से मिल रहे हैं बेस वाली साइड से, और 1 H हमें एसिड से मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से रिमूवल हो गया H2O का और बचा क्या क्या? M और X बचे। M from the base and X from the acid, ठीक है। सो अब M और X जब मिल गए, इन्होंने बना लिया सॉल्ट की फॉर्मेशन कर ली और HOH मीन्स वाटर। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये है आपका वाटर फॉर्मेशन वाला मेथड, ये है आपका सॉल्ट फॉर्मेशन वाला मेथड। ये पूरा आपको रिएक्शन दे रखा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और किस तरीके से वो हुआ एक्चुअल में वो भी समझा दिया गया है। अभी तक हमने सिर्फ इतना याद किया था कि जब एसिड और बेस कंबाइन होंगे तो वो सॉल्ट और वाटर की प्रोडक्शन करेंगे। कैसे करते हैं? इस तरीके से कि जो बेस वाला जो OH है वो एसिड वाले हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लेता है और फाइनली वाटर की प्रोडक्शन हो जाती है, और वहीं पर बचे हुए जो X है फ्रॉम एसिड और जो M है यानी कि मेटल फ्रॉम द बेस, ये दोनों कंबाइन होकर फॉर्मेशन कर लेते हैं एक सॉल्ट की। क्लियर है सभी को? ओके। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस? वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इंडिकेटर्स की जब डिस्कवरी हुई थी, हमें पता लग गया इंडिकेटर्स की वजह से कि ये पर्टिकुलर, मान लो अब तो आप सभी को याद हो गया होगा, मैं क्वेश्चन अगर आपको दूंगी तो, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब A है, ये B है, ये C है, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो यहाँ अब मुझे नहीं पता किस में एसिड है, किस में बेस है, किस में सॉल्ट है, लेकिन मैंने आप सभी को दे दिया है कि बताओ किस में एसिड, किस में बेस और किस में सॉल्ट है। सो ये आप बताओ मुझे, और आपको दे रखा है एक ब्लू लिटमस पेपर,
ठीक है, आपको क्या दे रखा है, एक ब्लू लिटमस पेपर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, एक ब्लू लिटमस पेपर। सो ये आपका होमवर्क है आज की क्लास का। आपको बेसिकली ये अभी बता दो चैट सेक्शन में। ठीक है, जल्दी आराम से देख लो ये क्वेश्चन, अभी बता सकते हो चैट सेक्शन में या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। ओके ओके, सो अब क्या है, यहाँ पर ये जो लिटमस पेपर आपको मिला हुआ है, बेसिकली दिस इज इंडिकेटर। ठीक है, ये क्या है, इंडिकेटर है। इंडिकेटर यानी कि ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ कौन सी टेस्ट ट्यूब में एसिड है, किस में बेस है, किस में आपका ये सॉल्ट है, न्यूट्रल है। ठीक है, इंडिकेटर्स का काम है बेसिकली जो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, जो एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, अलग अलग मीडियम आते हैं तो। ठीक है, लेकिन इंडिकेटर्स हमें ये तो नहीं बता रहे कि ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि कुछ हम ऐसे एसिड भी होते हैं जो हम खा सकते हैं, दे आर एडिबल, है ना, जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन है, लेमन में भी तो एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड, बट फिर भी हम उसको खा सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये भी एसिड्स, बट ये एडिबल नहीं है, इनको हम नहीं खा सकते और खाने भी नहीं है कभी, है ना, खाने पीने में यूज़ नहीं कर सकते। सो ये क्या है, इनकी एक तरह से पावर पे डिपेंड करता है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा हार्म कॉज करेगा, जो कम स्ट्रॉन्ग है यानी कि वीक है वो कम हार्म कॉज करेगा। ठीक है, सो लेकिन अब क्वेश्चन तो ये उठता है कि इंडिकेटर्स ने तो हमें अब तक सिर्फ इतना ही बताया है कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, पावर के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, सो पावर के बारे में भी समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक टर्म्स में सिर्फ हम ऐसे बात नहीं कर सकते कि एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट है। ठीक है, हमें बात करनी पड़ेगी कि उनकी पावर कितनी है, और पावर के बेसिस पर ही उनके रिएक्शंस होते हैं। मतलब रिएक्शंस तो यही शो करेंगे जो हमने पढ़े हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन अलग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन अलग हो जाएगा, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन अलग हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स वही रहेंगे, बस कॉम्प्लेक्सिटी कम या फिर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सो द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। ओके, सो क्या आया हमारे पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर आया। क्या काम है इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का, बेसिकली ये अलग अलग कलर शो करता है, यानी कि एसिडिक ही सॉल्यूशन, जैसे अगर मैं बात करूँ आपके टर्मरिक की, ठीक है, टर्मरिक को अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, सो क्या रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है ना। सो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिक सॉल्यूशन हो, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जितना मर्जी वीक हो, सिर्फ एक ही कलर देंगे, दैट इज दी रेडिश ब्राउन। लिटमस पेपर की अगर मैं बात करूँ, एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डाल दिया तो क्या कलर आता है लिटमस का, यस, रेड कलर आता है ना। सो रेड कलर, वो ये नहीं कह रहा, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो या फिर आप सिट्रिक एसिड लो, उसको तो रेड कलर ही शो करना है ना। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ऐसे आए जो विद इन एसिड रेंज, यानी कि एसिड की ही रेंज में वो हमें अलग अलग कलर शो करेंगे, और अलग अलग कलर किसके बेसिस पे, ऑन दी डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो कि प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में। क्लियर है सभी को। एक सॉल्यूशन में अब देखो, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी, देखो लिखते हैं यहाँ पर, मोर दी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, जितनी ज़्यादा H+ आयंस, H+ के साथ क्या लिखना है, एक्वस लिखना है, राइट। मोर दी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, यानी कि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ओके, सो हम डाल सकते हैं दैट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब वो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है जो हमें इतना अच्छा काम करके दिखा रहा है कि भाई वीक एसिड है तो हमें पता लग रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पता लग रहा है, अलग अलग कलर शो करता है।
उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम है pH। ओके और इसी तरीके से लिखना है pH। ये मत सोचना कि P को छोटा लिख दिया, H को बड़ा लिख दिया, ऐसे ही लिखना है। कभी भी pH या फिर P और H मत लिखना, ठीक है, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से शो करना है, P स्मॉल में H कैपिटल। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed। ठीक है, सो इसके लिए pH स्केल को डेवलप करा गया, जो कि अपना मतलब जो स्केल है उसमें हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है। अब pH में P की अगर मैं बात करूं, इस P की अगर मैं बात करूं, सो इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन, मीनिंग पावर। ठीक है, P क्या मतलब बता रहा है, पोटेंस यानी कि पावर का मीनिंग बता रहा है। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 14। ओके, सो यहाँ हम क्या करेंगे, ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे pH स्केल का। ठीक है, 0 to 6 यहाँ लिख सकते हो, 7 और 8 to 14 आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके का कुछ होता है आपका pH स्केल, यानी कि आपकी अलग अलग कलर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अच्छे से पूरा अच्छे से होता है, बस अब यहाँ रफली समझ रहे हैं। इनको हमने 3 क्लासीफाई कर दिया, तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया एक pH स्केल को। एक है 0 से 6 तक का, एक है 7 का, एक है 8 से 14 तक का। ठीक है, 0 से 14 तक की ही पावर शो करता है हमारा pH स्केल। ओके, pH स्केल क्या है, जो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बताएगा, एक ऐसा इंडिकेटर जो कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब अलग अलग होगी सो वो अलग अलग कलर को शो करेगा, जिससे एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ का भी पता लग जाता है। ओके, सो ये पोर्शन है हमारा एसिड्स के लिए। ठीक है, ये पोर्शन है हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए, और ये पोर्शन डिवोटेड है हमारा बेसिस के लिए। ठीक है, सो जितना ज़्यादा इस साइड अगर हम जाएंगे pH स्केल के, उधर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। और जैसे जैसे हम इधर आएंगे pH स्केल के, ठीक है, इधर आएंगे जैसे जैसे pH स्केल के, यहाँ पर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सो अब मुझे जल्दी से बता दो, जो 0 pH अगर किसी चीज़ का होगा, 0 pH, सो वो हाईली एसिडिक होगी, हाईली बेसिक होगी, या फिर बीच बीच में, मतलब कि वीक एसिड या वीक बेस। देखो मैंने कहा है कि इस तरीके से 0 से 14 तक जाने में इधर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्लियर है सभी को, इधर जा रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ इतना लिख सकते हो कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और हम लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि 0 pH होगा हाईली एसिडिक, और 14 pH, यहाँ पर 14 क्या है, लास्ट वाला है ना, सो 14 होगा हाईली बेसिक। ठीक है, सो ये क्या हो गई, एक समरी काइंड ऑफ हो गई आपके pH स्केल की। ठीक है, क्लियर है सभी को, फिर से रिवाइज करें। pH में जो P है दैट स्टैंड्स फॉर पोटेंस मींस पावर, जर्मन में पोटेंस वर्ड यूज करते हैं पावर के लिए। ठीक है, और ये हमें हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे अलग अलग कलर शो करेगा। ठीक है, 0 से 14 तक का होता है, 0 से 16 इज फॉर एसिड्स, 7 इज फॉर न्यूट्रल एंड 8 से 14 इज फॉर बेसिस। ठीक है, द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH होगा क्या, 7 होगा। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, लेस देन 7 वाली जो वैल्यूज है एक pH स्केल पे, दे रिप्रेजेंट्स एसिडिक सॉल्यूशन। और मतलब जो हमारी 7 से 14 वाली वैल्यूज है हो गई, एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, जैसे जैसे 7 से pH वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, दैट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, दैट इज इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। ठीक है, सो इधर की तरफ स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली इंक्रीज होती है, इधर की तरफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स इंक्रीज होती है। ओके,
एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जहाँ पर जो एसिड्स कम H+ आयंस को रिलीज करते हैं दे आर नोन एज वीक एसिड्स। तो ये हमने पहले एग्जांपल्स वगैरह देख लिए थे इनके, ये हो गई आपकी डेफिनेशन जो आप नोट कर सकते हो। वो एसिड जो कम H+ आयंस रिलीज करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो होते हैं वीक एसिड, और जो ज़्यादा H+ आयंस रिलीज करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।